आज जानेंगे 1830 ईस्वी की क्रांति का प्रभाव। 1830 ईस्वी क्रांति का प्रभाव। 1830 ईस्वी क्रांति का प्रभाव में हम लोग पहला क्या जानेंगे? पहला बात क्या जानेंगे? बुर्बो वंश के स्थान पर हाँ, आर्ले वंश को फ्रांस की राजगद्दी सौंपी गई। तो आर्ले वंश को मौका मिला फ्रांस की राजगद्दी पर, ठीक है ना। बुर्बो वंश के स्थान पर आर्ले वंश को जो है फ्रांस की राजगद्दी सौंपी गई। दूसरा क्या होगा? देखो, जो कट्टर क्या था? सत्ताधारी था या सत्तावादियां, जो कट्टर सत्तावादी था, ठीक है ना, या जो कट्टर सत्ताधारी था, उसका प्रभाव क्या हो रहा था? उसका प्रभाव जो है कम हो रहा था, ठीक है ना। कट्टर सत्ताधारियों का प्रभाव क्या हो रहा था? कम हो रहा था। तीसरा क्या होगा? तो किसके सिद्धांत को निर्मूल सिद्ध कर दिया? वियना कांग्रेस। तीसरा यही ना। इस क्रांति ने वियना संधि के सिद्धांत को निर्मूल सिद्ध कर दिया। तो किसका बताओ? वियना संधि। वियना संधि बोलो या वियना कांग्रेस के सिद्धांत को जो है ना निर्मूल सिद्ध कर दिया, यानी उसके सिद्धांत को जो है समाप्त कर दिया, उसके सिद्धांत को खत्म कर दिया, निर्मूल सिद्ध कर दिया, ठीक है। चलो चौथा बोलो। देखो, इस क्रांति से पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना फैल गई। किसी भी क्रांति से क्या होता है बताओ? राष्ट्रवाद की भावना फैल जाती है, याद रहेगा ना। तो यहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना पूरे यूरोप में फैल गए थे। राष्ट्रवाद की भावना पूरे यूरोप में क्या हो गए थे? फैल गए थे। अब क्या होगा? पांचवा, आप देखो, इस क्रांति का यह भी प्रभाव रहा कि इटली और जर्मनी में एकीकरण जो है, एकीकरण का कार्य किया जाने लगा, ठीक है ना। यानी जर्मनी और इटली के एकीकरण में जर्मनी और इटली के लोग लग गए, ठीक है ना, समझे ना। इस क्रांति का प्रभाव देखने को मिला है जर्मनी और इटली के एकीकरण में। अब याद रहेगा ना? अब क्या याद रहेगा? एकीकरण, ठीक है ना, एकीकरण। तो इस क्रांति का जो प्रभाव तुमको देखने को मिलेगा जर्मनी और इटली के एकीकरण में, ठीक है ना। इस क्रांति से प्रेरित होकर जर्मनी और इटली के लोग जो है अपने अपने देश का एकीकरण में लग गए, ठीक है ना। ये हो गया। तो पहला समझ गया ना, बुर्बो वंश की जगह पर आर्ले वंश को फ्रांस की राजगद्दी सौंपी गई। कट्टर सत्ताधारी था, उसका प्रभाव जो है ना कम हो रहा था। वियना संधि के सिद्धांत जो है निर्मूल सिद्ध हो रहा था, ठीक है ना। उसके बाद राष्ट्रवाद की भावना पूरे यूरोप में फैल गई थी और जर्मनी और इटली का क्या हो रहा था? एकीकरण, ठीक है ना। चलो अब अब 1848 ईस्वी की क्रांति का प्रभाव ये देखेंगे क्या होता है। 1830 ईस्वी क्रांति का प्रभाव, ठीक है ना। तो पहला क्या हो सकता है? इस क्रांति ने किस वंश के शासन का? इस क्रांति ने किस वंश के शासन का अंत किया? आर्लियंस न होगा? इतना को समझ में नहीं आता है, बात नहीं लिखाया गया है। आर्लियंस के शासन का क्या कर दिया गया? अंत हो गया। इस क्रांति ने आर्ले वंश के शासन का अंत कर दिया, यानी फ्रांस की राजगद्दी आर्ले वंश से छीन ली गई।
ठीक है ना। दूसरा क्या होगा? देखो, इस क्रांति ने पूरे यूरोप को प्रभावित किया, ठीक है ना। इस क्रांति ने पूरे यूरोप को प्रभावित किया। अब किस किस देश को प्रभावित किया था मुख्य रूप से? चलो चलो हो गया, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, हॉलैंड हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, डेनमार्क हुआ, स्पेन और पोलैंड हुआ, आयरलैंड, इंग्लैंड ना। इसका मतलब है कि पूरे यूरोप को लगभग जो है ना इस क्रांति ने प्रभावित कर दिया, ठीक है ना। सभी देश में राष्ट्रवाद की भावना जो है ना पनपने लगी, ठीक है ना, याद है ना। तो लगभग जो है, लगभग क्या होगा, लगभग पूरा यूरोप क्या हो गया, प्रभावित हुआ, ठीक है ना। लगभग पूरे यूरोप के देश में जो है ना राष्ट्रवाद की भावना की जो लहर दौड़ने लगी, राष्ट्रवाद की भावना की लहर दौड़ने लगी। तीसरा क्या होगा? एकीकरण में लग गए ना, समझा ना। तुम लोग इस अध्याय में पढ़ेगा ही, फ्रांस के बाद जो है ना इटली और जर्मनी, और दोनों का क्या पढ़ेगा, एकीकरण। यहाँ इसका अर्थ हुआ कि यहाँ के राष्ट्रवादियों ने अपने अपने देश का एकीकरण में लग गए, ठीक है ना। तो किसका किसका एकीकरण? इटली और जर्मनी, ठीक है, इटली और जर्मनी का क्या एकीकरण। इसका अर्थ समझो कि 1848 ईस्वी की क्रांति से प्रेरित होकर जर्मनी और इटली का लोग जो है अपने अपने देश के एकीकरण में लग गए, ठीक है ना। चलो अब आगे चौथा में बोलो। देखो, हम लोग जानते हैं फ्रांस की क्रांति में सेना का बहुत बड़ा महत्व था, ठीक है। लाफायते को देखे थे, जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस की ओर से लड़ा था, ठीक है ना, अमेरिका का साथ दिया था, लेकिन जब लौटा तो अपने देश के लोगों को क्रांति में साथ दिया था, ठीक है ना। तो देखो, सेना का भी बहुत बड़ा महत्व रहा फ्रांस की क्रांति में, ठीक है ना। तो इस क्रांति ने किसके महत्व को, सैनिक शक्ति के महत्व को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। इस क्रांति ने सैनिक शक्ति के महत्व को बढ़ा दिया, ठीक है ना। बात समझा ना। और हम लोग इस चीज को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं जब पढ़ेंगे किसकी क्रांति, जब पढ़ेंगे जर्मनी और इटली का एकीकरण पढ़ेंगे। बात समझा ना। इटली में गेरिबाल्डी, इटली में क्या गेरिबाल्डी, और जर्मनी में बिस्मार्क, दोनों के बारे में पढ़ेंगे। दोनों ने अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाकर जो है अपने अपने देश का एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, ठीक है ना। तो इस क्रांति ने सैन्य शक्ति के महत्व को क्या कर दिया था, बढ़ा दिया। इसी सैन्य शक्ति के महत्व को समझा कौन कौन ने, गेरिबाल्डी और बिस्मार्क, और अपने अपने देश के एकीकरण में जो है ना सफल योगदान दे पाया, ठीक है। क्रांति का प्रभाव समझ गया। अब हम लोग समझेंगे किसके बारे में, इटली के बारे में, ठीक है ना। इटली का एकीकरण, इटली का एकीकरण, एकीकरण को यूनिफिकेशन बोलते हैं। अब हाँ, यूनिफिकेशन, ठीक है ना। एकीकरण क्या होगा, आप देखो। तो इटली का क्या पढ़ेंगे हम लोग, एकीकरण। पहले इटली के बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो देखो, इटली जिसकी राजधानी क्या होती है रे, रोम, रोम होती है ना। इटली की राजधानी रोम, ठीक है ना। आप देखो, इटली जो है ये जो है यूरोप में बसा हुआ क्या है, एक देश है, ठीक है ना। नक्शा में देखेगा तो नक्शा में देखेगा, अगर इधर फ्रांस है तो यहाँ पर क्या है, इटली, ठीक है ना।
अगर ये फ्रांस है, ठीक है, तो ये क्या, इटली है। समझा ना। इस इटली का जो है प्राचीन समय में जो है बहुत बड़ा महत्व था। अब इटली की राजधानी क्या, रोम। बात समझा ना। रोम का बहुत बड़ा महत्व था, ठीक है ना, रोम का बहुत बड़ा महत्व था। तो देखो प्राचीन काल में इटली का बहुत बड़ा महत्व था, ये यूरोप का गौरव था, और इटली की राजधानी जो रोम है, समझ लो पूरे यूरोप की राजधानी था, ठीक है ना। बात समझा ना। तो अब हम लोग इसमें बहुत बात समझेंगे कि देखो जब मान लो इटली के बारे में हम लोग ये समझेंगे कि जब इसका एकीकरण होने वाला था तो उस समय इटली का हाल क्या था, ठीक है ना। जब एकीकरण होने वाला था तो उस समय इटली का हाल क्या था, बात समझा ना। तो हम लोग ये जानेंगे कि ये 300 से अधिक खंडों में विभाजित था, 300 से अधिक खंडों में विभाजित था, ठीक है ना, 300 से अधिक खंडों में विभाजित था, ठीक है ना। जब 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में नेपोलियन जो है, समझा, नेपोलियन जो है अपनी साम्राज्य का विस्तार कर चुका था, जब उसकी साम्राज्य चरम पर था, समझ गए ना, किसका साम्राज्य रे, नेपोलियन का, बात समझा ना। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में नेपोलियन का जो साम्राज्य था वो पूरा चरम पर था, बात समझा ना। तो जब वो फ्रांस को जो है सशक्त बना दिया था, जब फ्रांस को जो है मजबूत स्थिति में ला दिया था, विदेशी ताकतों से मुक्त करा दिया था, तब वो निकल गया था संपूर्ण यूरोप को जीतने के लिए, ठीक है ना। उन्होंने अपना निशाना किस पर साधा, इटली पर, ठीक है ना। तो इटली जो है उस समय जो है 300 से अधिक खंडों में विभाजित था, ठीक है ना, 300 से अधिक खंडों में क्या था, विभाजित था, बात समझा ना। तो ये उस समय इटली जो था एक क्या था, एक भौगोलिक अभिव्यक्ति था, क्या था, भौगोलिक अभिव्यक्ति था, बात समझा ना, भौगोलिक अभिव्यक्ति, बात समझा ना, एक भौगोलिक अभिव्यक्ति था। मतलब क्या कि इटली के जितने सारे क्षेत्र थे वो स्वतंत्र रूप से था, बिखरा पड़ा, संपूर्ण इटली जो है वो 300 से अधिक खंडों में बिखरा पड़ा था, वह सिर्फ एक भौगोलिक अभिव्यक्ति को प्रस्तुत कर रहा था, ठीक है ना, बात समझा ना। कोई इटली देश नहीं था, बल्कि इटली जो है 300 से अधिक खंडों में विभाजित एक जो है भौगोलिक अभिव्यक्ति था, वह कोई देश नहीं था, समझा ना। तब फ्रांस का सम्राट नेपोलियन, ठीक है ना, फ्रांस का सम्राट नेपोलियन जो है वो जो है क्या किया, अपना सैन्य अभियान, ठीक है ना, सैन्य अभियान, समझ गए ना, आरंभ किया, सेना लेकर जो है दूसरे देश को जीतना प्रारंभ कर दिया, ठीक है ना। उसके निशाना पर कौन आया, इटली। उसने इटली पर विजय हासिल करके, समझ गया ना, इटली पर विजय हासिल करके इटली को 3 गणराज्य में परिवर्तित कर दिया था। कितने, मात्र 3 गणराज्य में परिवर्तित कर दिया था। बताओ कौन कौन से गणराज्य थे, सिस्पाइन था, लिगुलियन था, ट्रांसपेडेन था, सिस्पाइन, लिगुलियन और ट्रांसपेडेन, ये 3 को याद रखना, बार बार बता रहे हैं, ठीक है ना। संपूर्ण इटली को जो 300 से अधिक खंडों में विभाजित था उसे मात्र 3 गणराज्य में गठित कर दिया था। कौन सा था रे, सिस्पाइन, लिगुलियन और ट्रांसपेडेन था, ठीक है ना। अब जो 300 से अधिक खंडों में विभाजित था अब मात्र 3 गणराज्य में गठित हो जाएगा, तो उसमें जो है ना राष्ट्रवाद की भावना यानी राष्ट्रीय एकता की भावना क्या होने लगेगी, पनपने लगेगी, ठीक है ना, बात समझा ना। विदेशी मूल का आदमी आकर शासन कर रहा था, कहां पर, इटली पर, इटली पर, लेकिन इटली के लोग जो है वो प्रसन्न थे, खुश थे, वो जो है प्राय मूल के शासक के अधीन रहकर भी क्या थे, खुश थे। क्यों खुश थे, क्योंकि वे लोग जो है पहले से अपने आप को बेटर कंडीशन में महसूस कर रहे थे, उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना पनपने लगी, वे लोग जो है विदेशी मूल के शासक के अधीन ही अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे थे, बात समझा ना।
क्योंकि नेपोलियन ने उसे क्या प्रदान किया? राष्ट्रीय एकता, ठीक है ना, राष्ट्रीय एकता प्रदान किया। अब बोलेगा कैसे राष्ट्रीय एकता प्रदान किया? उन्होंने संपूर्ण जो है इटली को एक शासन के अधीन लाके खड़ा कर दिया। बात समझा ना? जो 300 अधिक खंडों में बिखरा पड़ा था, कहीं का किसी प्रांत का शासन किसी प्रकार का था, अलग अलग प्रांतों का अलग अलग प्रकार का शासन था, उन्होंने क्या किया? संपूर्ण इटली को 3 गणराज्य में गठित करके संपूर्ण इटली को एक शासन के अधीन ला दिया। समझा ना? इससे राष्ट्रीय एकता की भावना पनपने लगी। सब जितने भी लोग थे इटली के, सब जो है नेपोलियन के अधीन सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहा था। ठीक है ना? बात समझा ना? उसमें जो है राष्ट्रवाद की भावना जो है पनपने लगी थी। ठीक है ना? यहाँ पर जो है नेपोलियन ने क्या किया? नेपोलियन ने क्या किया बताओ? नेपोलियन ने क्या किया? नेपोलियन ने जो है, एक होता है क्या चीज? सीधा होता है ना, प्रत्यक्ष रूप से, एक होता है अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से जो है फ्रांस का क्या किया? एकीकरण किया। फ्रांस का एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। बात समझा ना? समझा ना? बात समझा ना? तो अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है ना, फ्रांस के इसका इटली के नहीं रे इटली के एकीकरण में जो है नेपोलियन ने क्या किया? एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। बात समझा ना? बात समझा ना? तो देखो ये बात याद रहेगा। तो अगर पूछ दिया क्वेश्चन कि इटली के एकीकरण में नेपोलियन की क्या भूमिका रही, ठीक है ना, नेपोलियन की भूमिका क्या रही? बात समझा ना? तो जब नेपोलियन जो है उसे अपने अधीन नहीं किया था, तो उससे पहले इटली जो है 300 से अधिक खंडों में विभाजित था और अलग अलग प्रांत के अलग अलग नियम कानून शासन हुआ करते थे। इन्होंने जीतकर इटली को मात्र 3 गणराज्य में गठित कर दिया। ठीक है ना? और संपूर्ण इटली को एक शासन के अधीन कर दिया। इससे जो है क्या होने लगी? इटली के लोगों में जो है ना राष्ट्रीयता की भावना पनपने लगी। वे लोग जो है ना अब ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे थे। ठीक है ना? पहले से। बात समझा ना? याद रहेगा ना? तो इस प्रकार नेपोलियन ने अप्रत्यक्ष रूप से ही सही इटली का क्या किया? एकीकरण किया। दिमाग में घुस गया सब बात? बात समझा ना? तो नेपोलियन का योगदान आप समझ गया। ठीक है ना? लेकिन बात यहाँ पर गड़बड़ हो गया कब? जब नेपोलियन का जो है टाइम खराब होने लगा। नेपोलियन का पतन जो है आरंभ होने लगा 1814 से। 1814 से नेपोलियन का पतन। देखो नेपोलियन का पतन कब रहे? 1814 से। ठीक है ना? फिर 1815 में तो नेपोलियन के शासन का पूर्णतः अंत ही हो गया। ठीक है ना? फिर वियना कांग्रेस जो 1815 में वियना कांग्रेस जब कितना रे 1815 में हुआ था, 1815 में वियना कांग्रेस हुआ था। उन्होंने फिर से क्या किया? उस इटली को, ठीक है ना, पुरानी जो है ना रूप में ला दिया। ठीक है ना? इटली को क्या कर दिया? पुरानी रूप में लाके खड़ा कर दिया। बात समझा ना? पुरानी रूप में लाके खड़ा कर दिया और संपूर्ण इटली को जो है ना कितने भागों में? 8 भागों में विभाजित कर दिया। कितने भागों में रे? 8 भागों में विभाजित कर दिया। ठीक है ना? बात समझा ना? 8 भागों का नाम है, एक हो गया सर्डिनिया। ठीक है ना? सर्डिनिया पिडमाउंट एक ही साथ है। सर्डिनिया हो गया एक क्या हो गया? सर्डिनिया। एक नंबर याद रखेगा सर्डिनिया। ठीक है ना? दूसरा नंबर में क्या रखेगा? लोम्बार्डी। ठीक है ना? तीसरा नंबर में वेनेशिया। तो सर्डिनिया, लोम्बार्डी, वेनेशिया। उसके बाद मोडेना, टस्कनी, नेपल्स और सिसिली। 8 पूरा क्या ना? याद रहेगा ना? सर्डिनिया, लोम्बार्डी, वेनेशिया, परमा, मोडेना, टस्कनी, उसके बाद नेपल्स, सिसिली। याद रहेगा ना? नेपल्स और सिसिली। इन 8 भागों में क्या कर दिया बताओ? इन 8 भागों में जो है पूरे जो है इटली को क्या कर दिया? जो है ना बांट दिया। ठीक है ना? और इन 8 भाग पर जो है अलग अलग जो है शासक जो है क्या कर रहे थे? शासन कर रहे थे। ठीक है ना? अलग अलग शासक को जो है ना ये प्रांत जो है ना सौंप दिया। ठीक है ना?
अलग अलग। आप बताओ, ये बात बताओ ध्यान से। देखो लोम्बार्डी और वेनेशिया, लोम्बार्डी और वेनेशिया किसके कंट्रोल में था? ऑस्ट्रिया। लोम्बार्डी और वेनेशिया ऑस्ट्रिया कंट्रोल में था, ठीक है ना। और इटली का जो मध्य क्षेत्र है, मध्य इटली का भाग, ठीक है ना, उस मध्य इटली का भाग को हम लोग बोलते हैं पेपल। क्या बोलते हैं? पेपल। और पेपल के क्षेत्र का जो उस समय राजधानी था क्या था? रोम। रोम पर किसका कब्जा कर दिया गया? ठीक है ना, रोम पर किसका कब्जा था? पोप का। पोप यानी धर्मगुरु का, ठीक है ना। मध्य इटली का क्षेत्र है पेपल। अब पेपल की राजधानी क्या है? रोम। और इस पेपल पर किसका कब्जा है? पोप का। याद रखना, पेपल पोप, ठीक है ना, ठीक है ना, बात समझा ना। और अब उसके बाद दक्षिण भाग है, ठीक है, नक्शा हम देखेगा नीचे की ओर। दक्षिण भाग है नेपल्स और सिसिली। ये किसके अधीन दे दिया गया? पूर्व राजवंश के दे दिया ना। ये सब तुम लोग पढ़ चुका है, ठीक है ना। इटली का जो दक्षिण का भाग है कौन कौन सा बताओ? नेपाल तथा सिसिली। ये किसको दे दिया गया? पूर्व राजवंश को दे दिया गया, ठीक है ना। उसके बाद उत्तर पश्चिम का कुछ क्षेत्र है। उत्तर पश्चिम का दो क्षेत्र है, एगो सेवई है, एगो क्या है? निस है। सेवई और निस ये किसको दे दिया गया? फ्रांस को। सेवई और निस किसको? फ्रांस को, ठीक है ना। परमा, मोडेना और टस्कनी हैब्सबर्ग राजवंश को दे देगा। हैब्सबर्ग राजवंश को दे दिया, ठीक है ना, याद रहेगा ना। और उसके बाद जानता है जनेवा, सर्डिनिया और पिटमाउंट तीनों को आपस में मिला दिया गया, ठीक है ना। तो ये सब व्यवस्था कर दिया गया किसके द्वारा? वियना कांग्रेस, याद रहेगा, ठीक है ना। अब नेपोलियन बोनापार्ट ने जो शक्ति प्रदान किया था किसको रे? इटली को जो एकजुट किया था और प्रत्यक्ष रूप से एकीकृत किया था, अब उसको फिर से विखंडित वियना कांग्रेस ने कर दिया था। उन्हें 8 भागों में बांट दिया था। 8 भागों के बारे में बताए थे। 8 भाग पर किसका शासन है वो भी बता दिए, ठीक है ना। इस पर जो है शासन करने का जो अधिकार किनसे प्राप्त हुआ था? तो वियना कांग्रेस से। वियना कांग्रेस ने इन शासकों को इटली के विभिन्न भागों पर शासन करने का आदेश दिया, ठीक है ना। अब एक ही देश को विभिन्न भागों में बांट दे, अलग अलग जगह अलग अलग शासक रहे, तो बताओ उसमें राष्ट्रीय एकता की भावना बनेगी? पनपेगी? नहीं बनेगी। उसका कभी एकीकरण हो पाएगा? तो यही समस्या अब क्या था कि इटली का एकीकरण हो, ठीक है ना। एकीकरण का अर्थ समझ लेना क्या होता है। जो देश कई खंडों में बिखरा पड़ा है, सिर्फ एक भौगोलिक अभिव्यक्ति के रूप में है, भौगोलिक अभिव्यक्ति के रूप में है, उस खंड को समाप्त कर, ठीक है ना, एक राष्ट्र के रूप में बदल देना क्या कहलाता है? एकीकरण। बात समझा ना रे। जो देश कई खंडों में विभाजित हो, सिर्फ एक भौगोलिक जो है ना अभिव्यक्ति को दर्शाए, तो उस खंडों को समाप्त कर एक राष्ट्र के रूप में क्या व्यक्त कर देना, एक राष्ट्र के रूप में परिवर्तित कर देना, क्या कहलाता है? एकीकरण। बात समझा ना। तो अब जो ये 8 भागों में जो इटली बटा हुआ है, उस 8 भाग को समाप्त कर एक संपूर्ण जो है इटली राष्ट्र के रूप में जो है ना बदल देंगे, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? एकीकरण, ठीक है ना। 8 भागों को जो है ना समाप्त कर एक राष्ट्र के रूप में अगर हम परिवर्तित कर देंगे इस इटली को, तो यही चीज क्या कहलाएगा? इटली का एकीकरण। बात समझा ना, याद रहेगा ना। तो अब इसमें क्या बाधा होगा जिससे इटली का एकीकरण नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। इटली का एकीकरण नहीं हो पा रहा है, इसमें क्या बाधाएं हैं, ठीक है ना। इटली का एकीकरण नहीं हो पा रहा है, इसमें क्या बाधाएं हैं? तो पहली बाधा ये है, याद रखना। अब जो है उस समय की बाधा हम लोग जानते हैं, वियना कांग्रेस जो है उसका अध्यक्ष कौन थे? मेटरनिक। तो मेटरनिक जो है वो कभी नहीं चाहता था इटली का एकीकरण हो। बात समझा ना। तो इटली का एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा कौन थी? मेटरनिक। मेटरनिक कभी नहीं चाहता था कि इटली का क्या एकीकरण हो। तो पहली बाधा क्या हो गया? मेटरनिक, ठीक है ना। अब दूसरी बाधा क्या है? देखो इटली का जो है मध्य का क्षेत्र जो है पेपल्स, और इसकी राजधानी क्या है? रोम। और रोम पर किसका आधिपत्य है? पोप जो है वो अपना तरीका से इटली का एकीकरण करना चाहता था। वो धार्मिक दृष्टिकोण से जो है वो अपनी दृष्टि से, ठीक है ना, अपने दृष्टिकोण से जो है ना वो क्या करना चाहता था? बताओ,
इटली का एकीकरण चाहता था, ठीक है ना। वो शासकों के अनुसार नहीं बल्कि धार्मिक दृष्टिकोण से इटली का एकीकरण करना चाहता था, तो वह दूसरी बाधा थी। तो पोप एक बड़ी और बाधा थी, ठीक है ना। और इटली के अलग अलग प्रांतों पर अलग अलग शासक जो है राज कर रहा था, वो कभी नहीं चाहता था कि इटली का क्या हो, एकीकरण हो। बात समझा ना, ये भी एक बाधा हो गया। बात समझा ना। तो देखो अब ये भी बाधा थी कि इटली के कुछ क्षेत्र पर फ्रांस का राज था और कुछ क्षेत्र पर ऑस्ट्रिया का राज था, कुछ क्षेत्र पर हैब्सबर्ग राजवंश का शासन था। तो ये सब जो है कभी भी नहीं चाहता था कि इटली का क्या हो, एकीकरण हो। बात समझा ना। अगर इटली के एकीकरण की जो है बाधाएं पूछी जाए तो याद रखना, एक हो गया मेटरनिक, ठीक है ना, मेटरनिक हो गया। दूसरा हो गया पोप के बारे में याद रखना, और तीसरा हो गया ये शासक। शासक कभी नहीं चाहता था कि इटली का क्या हो, एकीकरण हो। याद रहेगा ना। इटली का सबसे बड़ी बाधा मेटरनिक, मेटरनिक कभी नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण हो, ठीक है ना। दूसरा हो गया पोप, पोप वो धार्मिक दृष्टिकोण से एकीकरण करना चाहता था, ना कि शासकों के द्वारा, ठीक है ना। और तीसरा हो गया जो इटली जो है 8 भागों में बटा हुआ है, सभी भाग पर अलग अलग शासक शासन कर रहा है, वो कभी नहीं चाहता है कि इटली का क्या एकीकरण हो। कोई भी किसी के अधीन जाना नहीं चाहता है, ठीक है ना। ये सब इटली का क्या बाधाएं हैं। बात समझा ना। अब किस प्रकार इटली की जो है क्या हो, एकीकरण होता है, ठीक है ना, इसके बारे में हम लोग अगला क्लास में समझेंगे। और इससे पहले हम लोग ये समझेंगे, ध्यान से देखो, कि इटली का जो है ना बहुत बड़ा महत्व था किसमें रे, यूरोप में। यूरोप का गौरव कहा जाता था किसको, इटली का। देखो एक बार जो है धर्म युद्ध हुआ था। क्या हुआ था, धर्म युद्ध, याद रहेगा ना। एक बार धर्म युद्ध हुआ था, यूरोप का हुआ था किससे, अरब से। बात समझा ना। एक बार धर्म युद्ध हुआ था किससे रे, बताओ, यूरोप वाले का किससे, अरब से। तो बताओ यूरोप और वर्सेस क्या, अरब, ठीक है ना। जेरूसलम को लेके, ठीक है ना, जेरूसलम जो आज का क्या कहलाता है, इजराइल, आज का इजराइल। तो यूरोप का अरब से लड़ाई हुआ था, युद्ध हुआ था, जेरूसलम पर अधिकार को लेकर। इजराइल का क्षेत्र है, ठीक है ना। यह एक धर्म युद्ध था, ठीक है ना। यह क्या था, धर्म युद्ध था। जानता है यूरोप का अधिकांश लोग जो है वो कौन धर्म वाले हैं, तो रोमन कैथोलिक, रोमन कैथोलिक यानी कैथोलिक धर्म को मानने वाले हैं। इधर जो है अरब, वो तो मुस्लिम कंट्री है। दोनों के बीच में जो है ना जेरूसलम पर अधिकार को लेकर एक धर्म युद्ध हुआ था, जिसमें किसकी हार हुई थी, यूरोप वाले की, ठीक है ना, यूरोप वाले की हार हुई थी। तो यूरोप वाले की जो है मिथ्या अभिमान के हम बहुत बड़े श्रेष्ठ हैं, ये अभिमान जो है ना वो टूट गया था। ये अभिमान क्या हो गया था, टूट गया था, ठीक है ना। तो जब अभिमान टूटा तब अपने आप को जो है ना वो क्या कर पाया, तौल पाया कि हम कितने श्रेष्ठ हैं। तो अपने आप को नीचा पाया, ठीक है ना। बात समझा ना, अपने आप को नीचा पाया। तो उन्होंने किस चीज के बारे में सोचा, पुनर्जागरण के बारे में, ठीक है ना, पुनर्जागरण के बारे में सोचा। तो पुनर्जागरण काल की शुरुआत कहाँ से होती है, यूरोप में। किस देश से होती है, इटली से। पुनर्जागरण काल की शुरुआत कहाँ से होती है, यूरोप से। यूरोप में किस देश से, इटली से, ठीक है ना। बात समझा ना, याद रहेगा ना। तो पुनर्जागरण काल की शुरुआत कहाँ से, यूरोप में। किस देश से, इटली से। लेकिन ये पुनर्जागरण काल क्यों आया, जब मिथ्या अभिमान, एक झूठा अभिमान जो है टूटा, किसका, यूरोप का। तो लगा कि ना अब हमें फिर से जगने की जरूरत है। अब हो गया, अंधविश्वास से बहुत दिन तक जी लिए, अब इससे चलने वाला नहीं है। अब जो है समाज को, देश को किससे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बढ़ाना होगा, कुछ आविष्कार करना पड़ेगा, ठीक है ना, तरक्की करना पड़ेगा।